आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए दोनों पॉलीमर्स हैं। किसके? इनके मोनोमेरिक यूनिट्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। तो हम कह सकते हैं डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, राइट। हमने बताया था कि जो डीएनए होता है उसका मेन रोल क्या होता है? इट इज द मैम स्क्रीन जेनेटिक रोटेट मटेरियल। कर सकते हो? हाँ हाँ, कर लेती हूँ। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है? इट इज द जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल, है ना। यानी कि जितने भी ट्रेट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो कौन कंट्रोल करता है, कौन इंफॉर्मेशन रखता है? डीएनए। और आरएनए का मेन रोल क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। डीएनए की गाइडेंस के अंडर, डीएनए बताएगा कैसे प्रोटीन फॉर्म करने हैं, ठीक है, गाइडेंस देगा डीएनए, लेकिन प्रोटीन फॉर्मेशन में रोल मेन कौन प्ले करेंगे? आरएनए। इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने की डीएनए के पास है, और डीएनए कौन से मैसेंजर्स के थ्रू, कौन से मॉलिक्यूल्स के थ्रू प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है? आरएनए के थ्रू। तो आरएनए का मेन रोल प्रोटीन सिंथेसिस में, डीएनए का मेन रोल जेनेटिक मटेरियल, राइट। फिर हमने बात करी थी न्यूक्लियोटाइड्स की। आपको मैंने बताया है अभी कि डीएनए और आरएनए दोनों के मोनोमर्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। अब एक न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं, तो हर न्यूक्लियोटाइड में फर्दर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होती है शुगर, विच इज अ पेंटोज शुगर। हमने कल बात भी करी थी। एक होती है शुगर विच इज अ पेंटोज शुगर। डीएनए में वो शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। ये तो हो गया एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए और आरएनए दोनों में न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड में पहला कंपोनेंट इज शुगर, दूसरा कंपोनेंट इज फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनस बेस। तीसरा कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है नाइट्रोजनस बेस। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं, ये दो तरीके के हो सकते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। ठीक है, जो प्यूरीन्स होते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन है, दे कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्ड रिंग। डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। देखो नीचे वाली तरफ एक ऊपर वाली रो है, एक नीचे वाली रो है। नीचे वाली रो में देखो प्यूरीन आपको शो करे हुए हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, राइट। तो एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरीन्स हैं। नाइट्रोजनस बेस दो तरह के हैं, प्यूरीन्स पिरिमिडीन्स। प्यूरीन्स 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर के बने होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। पिरिमिडीन्स 6 मेंबर्ड रिंग होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स। आपके फाइनल एग्जाम्स में मोस्टली डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के। फिर भी अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। बाय चांस आप लोगों से पूछा जाए व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, या व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो उस टाइम पे अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हो, तो आपको एक्स्ट्रा अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, राइट। तो अगर करना चाहो तो ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। हम्म अलग से मोस्टली स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपने आंसर्स में इन स्ट्रक्चर को यूज करोगे वुड बी वेरी गुड, राइट। तो प्यूरीन्स 9 मेंबर्ड रिंग है। प्यूरीन कौन कौन से हैं? एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन्स कौन से हैं? साइटोसिन, यूरेसिल, थायामीन। डीएनए के अंदर पिरिमिडीन्स कौन से मिलेंगे? साइटोसिन और थायामीन। और आरएनए के अंदर साइटोसिन और यूरासिल। प्यूरीन्स डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, राइट। इसका मतलब डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेस कौन से मिलते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामीन। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। यानी कि डीएनए के अंदर आपको यूरासिल नहीं मिलेगा, और आरएनए के अंदर आपको थायामीन नहीं मिलेगा। बाकी 3 बेस डीएनए और आरएनए में दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में इनके इनिशियल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, थायमिन को टी से, और यूरासिल को यू से। यानी कि डीएनए के अंदर 4 बेसिस कौन से हैं? ए जी सी टी, और आरएनए के अंदर ए जी सी यू।
इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। फिर देखो, यस मैम। हाँ जी, एक बार दोबारा से अब न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया हर न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स हैं, एक तो शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा नाइट्रोजनस बेस। शुगर मैंने कल भी दिखाई थी आपको, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है ना। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में क्या फर्क होता है? जो सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे जो नंबरिंग करी हुई है इस रिंग में, इस डीऑक्सी राइबोज में सेकंड पोजीशन पे नीचे वाला ग्रुप आपको H दिख रहा है। राइबोज शुगर में ये हाइड्रोक्सिल होता है, OH ग्रुप होता है, राइट। ये डिफरेंस है डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में। ये डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर है, सेकंड पोजीशन पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है। वहां पे राइबोज शुगर में सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन के बजाय OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, तभी डीऑक्सी राइबोज इसका नाम पड़ा है। एक ऑक्सीजन कम है इसमें राइबोज शुगर के कंपैरिजन में, इसलिए इस शुगर का नाम क्या पड़ गया? डीऑक्सी राइबोज। अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड का कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, इस डायग्राम में, इसमें आपको 3 कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। सेंटर में आपको दिख रही है डीऑक्सी राइबोज शुगर, है ना। इसकी साथ वाली रिंग से आप नंबरिंग देख सकते हो। जो 5th पोजीशन थी डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइट हैंड साइड पे देखो 5th पोजीशन पे CH2O ग्रुप है, OH ग्रुप है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में देखो डीऑक्सी राइबोज में 5th पोजीशन पे क्या अटैच हो गए? फॉस्फेट। क्या अटैच हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच हो गया है शुगर के? बेस, नाइट्रोजनस बेस। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीच में क्या है? एक शुगर का मॉलिक्यूल, डीऑक्सी राइबोज या राइबोज। डीऑक्सी राइबोज डीएनए में होगी, राइबोज आरएनए में होगी, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे शुगर की जो नंबरिंग हमने करी है, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ बेस अटैच्ड है। फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर पे बेस अटैच्ड है और 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होंगे और क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ऐसे बड़े सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस तरह से लिंक होते हैं डीएनए में, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। एक बार न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। आपको कैसे समझना है? सेंटर में एक शुगर, ठीक है। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर नहीं भी ड्रॉ करना चाहते हो, आप कैसे रिमेंबर करोगे? सेंटर में एक शुगर है, शुगर का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। उसके 5th पोजीशन पे फॉस्फेट और फर्स्ट पोजीशन पे सिंपल, आपने अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाना बेस का, यू कैन जस्ट राइट BASE बेस। इतना आप लोग कर लो, शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, उसके 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो जैसे यहाँ पे करा हुआ है, और फर्स्ट पोजीशन पे पूरे बेस का स्ट्रक्चर ना बना के आप सिंपल लिख दो बेस, नाइट्रोजनस बेस। दैट्स इट, इट विल वर्क फॉर यू, राइट। मैम फिर अगर देखो, हम उसकी जगह बेस लिखेंगे फिर भी हमें मार्क्स मिल जाएंगे ना, मतलब हाँ ऐसे जी कोई? हाँ जी, एक्चुअली पता है क्या होता है, जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली, जैसे कुछ लोग BSc बायोकेमिस्ट्री में करते हैं या बायो में प्रॉपर कर रहे हैं, उनके लिए तो उनको तो प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। जैसे मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है अपनी ग्रेजुएशन में, तो उसमें तो वी कैन नॉट स्किप अ सिंगल स्ट्रक्चर, इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते थे, वी हैड टू ड्रॉ इट। लेकिन आपके लेवल पे, क्योंकि बायोलॉजी बहुत डिटेल में आप लोगों ने नहीं करनी, राइट। आपका ये जो ये चैप्टर है, दिस इज रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री, लेकिन आप बायोकेमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो। हमने तो खूब मोटी जो लेनिंजर की पूरी ग्रंथ होती है ना, वो पढ़ी हुई है, तो उसमें तो स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर हम लोग को ड्रॉ करने होते थे। लेकिन आप लोग का कोई ऐसा, आपके सिलेबस, आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम बायोलॉजी है, नॉट बायोकेमिस्ट्री। तो आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप लोग एक एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ड्रॉ करो। नो, अगर आप कर सकते हो आप कर लो, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप कर सकते तो दिस विल वर्क फॉर यू। आप शुगर का स्ट्रक्चर जरूर कर लो, ये मैं जरूर कहूंगी, शुगर का स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करो। वेट फॉर अ व्हाइल बच्चों, आई गॉट अ कॉल। स्क्रीन चली गई है, या जो स्ट्रक्चर मैं बोलूंगी ना वो जरूर करने हैं। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के लिए आपको बता रही हूँ। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में सेंटर में यू कैन ड्रॉ अ शुगर,
5th पोजीशन पे फॉस्फेट और फर्स्ट पोजीशन पे यू कैन राइट बेस। अगर आप कर सकते हो सारे बेसिस का स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे ये जो ये बेसिस वाली स्क्रीन आपको शो करी है, यू कैन इफ यू कैन ड्रॉ इट, इफ यू कैन रिमेम्बर इट, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते बेसिस का स्ट्रक्चर, यू कैन जस्ट राइट न्यूक्लियोटाइड में बेस, क्योंकि अलग से आप लोग का डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता कि इस चीज का स्ट्रक्चर प्रॉपर ड्रॉ करो। देखो बाय चांस की बात है, अभी तक नहीं आया, 1% चांस है, अगर पूछ लिया गया ठीक है तो आप लोग फायदे में रहोगे, राइट। लेकिन मोस्टली नहीं आता ऐसा क्वेश्चन कि स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए न्यूक्लियोटाइड का पूछा जाए। हाँ, डीएनए के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे अटेम्प्ट करना है। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप करोगे, फ्रक्टोज का करोगे, डाइसेक्राइड सुक्रोज का भी करोगे, और पॉलीसेक्राइड्स में स्टार्च सेल्यूलोज वगैरह का भी करोगे। लेकिन यहाँ न्यूक्लियोटाइड में मैं ये कहूंगी, अगर आप नहीं कर सकते हो बेसिस का स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, यू कैन जस्ट राइट बेस। मूविंग अहेड, अब ये देखो डीएनए का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बताऊंगी, फिर हम एक बार स्ट्रक्चर पे भी लुक देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, या फिर किस तरह से आ सकता है, राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बी फॉर्म ऑफ डीएनए। एक्चुअली अलग अलग पीएच पे, अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस पे, यानी कि अलग अलग कंडीशंस पे डीएनए का स्ट्रक्चर ना वेरी कर जाता है। तो अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उनको अलग अलग फॉर्म्स का नाम दे दिया गया है। ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, सी फॉर्म, डी फॉर्म, जेड फॉर्म, राइट। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए। सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म जो हमारे सेल्स में मिलती है, हमारे सेल के अंदर जो कंडीशंस होती हैं उनमें जो फॉर्म मिलती है, दैट इज बी फॉर्म ऑफ डीएनए। इस बी फॉर्म ऑफ डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये सबसे पहले एक्सप्लेन किया था वॉटसन और क्रिक ने। तो इस डीएनए के मॉडल का नाम क्या है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। किस बेसिस पे दिया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज हुई थी डीएनए पे, ठीक है। दो अलग साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने करी थी, विल्किंस और फ्रैंकलिन वगैरह ने करी थी स्टडी। तो मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम यू आर म्यूटेड। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम। हाँ जी, मैम नाउ आपकी इज इट ओके? आवाज नहीं आ रही थी अभी। अब ठीक है, यस अब मैम अब ठीक है। ठीक है। यस मैम ठीक है। तो ओके, तो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में सुना आपने अभी तक कुछ? नहीं? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के बारे में मैं बता रही थी, अभी कुछ सुना कि नहीं? शुड आई रिपीट? मैम रिपीट कर दो। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के बेसिस पे एक मॉडल दिया था, ठीक है। उसे हम बोलते हैं बी फॉर्म ऑफ डीएनए। एक्चुअली डीएनए अलग अलग कंडीशंस में, यानी कि अलग अलग पीएच, टेम्परेचर और सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यानी कि डीएनए की हेलिक्स की लेंथ क्या है, उसकी विड्थ क्या है, ये सब चेंज हो जाती हैं विद चेंज इन द कंडीशंस। उसके अकॉर्डिंग हमने कंडीशंस की चेंज के अकॉर्डिंग जो डीएनए की फॉर्म्स होती हैं उनको अलग अलग नाम दिए हैं। ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, सी फॉर्म, डी फॉर्म, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं डीएनए की। सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म जो हमारे सेल के अंदर मिलती है डीएनए की, दैट इज द बी फॉर्म। जो वॉटसन और क्रिक थे, उन्होंने बी फॉर्म ऑफ डीएनए का मॉडल दिया था। उसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्सप्लेन हो जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कैसा होता है, राइट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे अब एक बार हम देख लेते हैं। In 1953, James Watson and Francis Crick deduced the following four important points. फोर नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या है वो। सबसे पहली बात ये देखो, हम ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, आपको एक लैडर जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। लैडर की दो साइड्स आपको दिख रही हैं और बीच में लैडर के स्टेप्स हैं, दिख रहे हैं? यस यस मैम। ठीक है। अभी डीएनए सीक्वेंस हाँ मैं बताती हूँ अभी क्या होता है। ठीक है, जो डीएनए की जो साइड्स हैं दो और बीच में स्टेप्स हैं, ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सबसे पहली बात, जो डीएनए की जो मेन बेस है, डीएनए का जो मेन फ्रेमवर्क है, डीएनए की जो बैकबोन है, जो ये दोनों साइड्स हैं, लेडर की जो दोनों साइड्स हैं, ये किसकी बनी होती हैं? ये बनी होती हैं शुगर और फॉस्फेट की। याद करो अभी मैंने बताया था, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड और हर न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। राइट, तो बड़े सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, डीएनए बनाते हैं। राइट, तो बड़े सारे न्यूक्लियोटाइड में, हर न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? शुगर, फॉस्फेट और बेस, शुगर फॉस्फेट बेस, शुगर फॉस्फेट बेस, हर न्यूक्लियोटाइड में ये चीज है। बड़े सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं और न्यूक्लिक एसिड बन रहा है। तो जो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। डीएनए की जो ये लेडर जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें जो बैकबोन है, जो लेडर की जो साइड्स हैं, ये किसकी बनी होती हैं? शुगर और फॉस्फेट की। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स में जो 2 कंपोनेंट्स हैं, शुगर और फॉस्फेट, उससे बनती है डीएनए की बैकबोन। तो ये जो लेडर है ना, लेडर की जो साइड्स हैं, जिनको आपने लेबल किया हुआ है 5 प्राइम ऊपर और नीचे तक 3 प्राइम, और दूसरी वाली साइड पे 3 प्राइम से 5 प्राइम। राइट, तो ये किसके बने हुए हैं ये साइड्स? शुगर और फॉस्फेट की। ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म द बैकबोन ऑफ डीएनए। और आपने एक और बात देखी, डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। आपको दिख रही हैं जो लेडर की ये 2 साइड्स हैं, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के। राइट, ये 2 स्ट्रैंड्स, राइट, आपस में कैसे बॉन्डेड है? बीच में देखो जो ये लेडर के स्टेप्स हैं, ये दोनों जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं उनको आपस में लिंक कर रहे हैं, जो ये स्टेप्स हैं। ये किसके बने हुए हैं? ये बने हुए हैं नाइट्रोजनस बेस के। देखो 5 प्राइम वाले से जी आ रहा है ऊपर और 3 प्राइम वाले से सी, फिर 5 प्राइम वाले से टी आ रहा है और 3 प्राइम वाले से ए। यानी कि जो डीएनए की बैकबोन है वो बनी होती है शुगर और फॉस्फेट की, और जो बेसिस होते हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं, और 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के आपस में लिंक्ड होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस। डीएनए की बैकबोन बनी हुई है शुगर फॉस्फेट की। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स है, दोनों स्ट्रैंड्स की जो बैकबोन है वो किसकी बनी हुई है? शुगर और फॉस्फेट की। पहले स्ट्रैंड में भी क्या है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स। दूसरे स्ट्रैंड में भी शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स। और बीच में सेंटर की तरफ प्रोजेक्टेड हैं दोनों स्ट्रैंड से उनके नाइट्रोजनस बेस, है ना। और नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसी वजह से ही दोनों स्ट्रैंड्स आपस में बॉन्डेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस मैम। ठीक है, अब समझना यस है, मैम। अब समझना है बेस पेयरिंग रूल्स। एक स्ट्रैंड में, है ना, 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, अगर एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो उसके ऑपोजिट दूसरे स्ट्रैंड में हमेशा थायमिन होगा। अगर एक स्ट्रैंड में ग्वानिन है तो दूसरे स्ट्रैंड में हमेशा उसके ऑपोजिट साइटोसिन होगा। यानी कि ए हमेशा टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा और जी हमेशा सी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जी और सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। A always pairs with T by 2 hydrogen bonds. G always pairs with C by 3 hydrogen bonds. These are the base pairing rules of DNA. ठीक है, तो अभी तक हमने इतना समझ लिया कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक होते हैं और क्या बन जाता है? डीएनए। दूसरी बात, जो हमने बोला कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, उसमें एक न्यूक्लियोटाइड में कितने यूनिट्स हैं? तीन कंपोनेंट्स हैं एक न्यूक्लियोटाइड के, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस।
राइट। तो जो डीएनए का बैकबोन है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो किस चीज के बने होते हैं? शुगर और फॉस्फेट के। जो बैकबोन है डीएनए की वो किसकी बनी हुई है? शुगर और फॉस्फेट की। Alternating units of sugar and phosphate forms the backbone of DNA. Bases are projected towards the center from both the strands, and the hydrogen bonding between the bases, they hold the two strands together. There are certain base pairing rules which the base pair follow, which the DNA molecule follow. What are these base pairing rules? A always pairs with T by 2 hydrogen bonds, and G always pairs with C by 3 hydrogen bonds. एक और बात, अब ये जो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, डीएनए का स्ट्रक्चर ये लैडर जैसा तो होता है, लेकिन जो ये दो स्ट्रैंड्स की बैकबोन होती है ना, ये स्ट्रेट नहीं होती। दे आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, दे आर स्पाइरल्ड अराउंड ईच अदर। स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर है। अब जो ये राइट हैंड साइड वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसा होता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि दो जो स्ट्रैंड्स थे उनकी जो बैकबोन है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो स्पाइरली ट्विस्टेड है अराउंड ईच अदर। द टू स्ट्रैंड्स आर इंटरवाइंड अराउंड ईच अदर एज शोन इन द राइट हैंड साइड डायग्राम। ये आपको दिख रहा है जो। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है। अब जो ये आपको देखो लेबल भी करके दिखा रखा है, जो ये दोनों लेडर की जो साइड्स हैं, है ना, जो स्पाइरली ट्विस्टेड है राइट हैंड साइड में, दीज आर शुगर फॉस्फेट बैकबोन, है ना। बैकबोन किसकी बनी हुई है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। बीच में क्या प्रोजेक्टेड है? नाइट्रोजनस बेसिस। और आप ये भी देख सकते हो कि थायमिन के ऑपोजिट क्या है? एडेनिन। ग्वानिन के अपोजिट हमेशा क्या है? साइटोसिन। एक एक स्ट्रैंड में अगर थायमिन है तो उसके ऑपोजिट क्या होगा? दूसरे स्ट्रैंड में एडेनिन। एक स्ट्रैंड में अगर साइटोसिन है तो उसके ऑपोजिट दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा? ग्वानिन। तो ये बेस पेयरिंग रूल्स का ध्यान रखना है। डीएनए का ये वाला जो डायग्राम है, डीएनए के स्ट्रक्चर का जो ये मॉडल है, दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पे, या फिर बी फॉर्म ऑफ डीएनए, या फिर पूछा जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आपको ये जरूर ड्रॉ करना है और साथ में पॉइंट्स लिखने हैं। वो पॉइंट्स मैं आपको बताए जा रही हूँ, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी सही इसी पीपीटी में, आपके नोट्स में भी करके दे रखा है। उससे पहले, दिखाने से पहले पॉइंट्स, मैं और कुछ बातें आपको बता देती हूँ। डीएनए की जो एक टर्न होती है ना, डीएनए की एक टर्न समझ रहे हो? देखो आपको जो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाला डायग्राम है, इसमें लेबल करके दे रखा है 3.4 नैनोमीटर, है ना। ऊपर वाली एक टर्न से लेके साइड में डीएनए घूमा और वापस आया, दिस इज वन टर्न। देख रहे हो जो 3.4 नैनोमीटर जो डिस्टेंस दिखा रखा है, दिस इज द लेंथ ऑफ वन टर्न। इसे बोलते हैं पिच ऑफ द डीएनए, PITCH, पिच ऑफ द डीएनए। पिच ऑफ द डीएनए का मतलब लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए। डीएनए जब एक बार घूमा, राइट, तो उस टर्न की क्या लेंथ है, दिस इज द पिच ऑफ डीएनए। कितनी होती है बी फॉर्म ऑफ डीएनए में पिच? 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलेंगे? 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम इज द पिच ऑफ डीएनए, यानी कि लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए। इस वन टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स आ जाते हैं। इस वन टर्न में कितने बेस पेयर्स आ जाते हैं? 10 बेस पेयर्स, राइट। तो राइज पर बेस पेयर क्या होगा? एक बेस पेयर से कितनी लेंथ राइज होगी? 3.4 नैनोमीटर अपॉन 10, यानी कि 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम, 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। अब मैं मेजरमेंट्स की बात कर रही हूँ। मेजरमेंट में क्या होता है? एक तो पिच हम लेते हैं, पिच मैंने आपको बताई, लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ डीएनए कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर। एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स आ रहे हैं? 10 बेस पेयर आते हैं। बी फॉर्म ऑफ डीएनए में एक बार जब वो डीएनए घूमता है, पूरा एक टर्न लेता है, तो उसमें कितने बेस पेयर्स आ जाते हैं? 10 बेस पेयर्स। तो एक बेस पेयर की वजह से कितनी हाइट राइज होती है डीएनए की? 3.4 नैनोमीटर अपॉन 10, यानी कि 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम, राइट। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं?
यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब बात करेंगे विड्थ ऑफ डीएनए की। अगर मैं डीएनए के एक हेलिक्स की विड्थ की बात करूं तो वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 नैनोमीटर। विड्थ ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर इन बी फॉर्म ऑफ डीएनए। हम ये सारी बात बी फॉर्म ऑफ डीएनए की बात कर रहे हैं, जो सबसे कॉमन फॉर्म है डीएनए की, राइट? अब यहाँ पे ये देखो, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। व्हाट इज दिस मेजर ग्रूव एंड माइनर ग्रूव? जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ठीक है, जब वो आपस में सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो जो वो ग्रूव फॉर्म हो रही है उस लेंथ को बोलेंगे मेजर ग्रूव। और यहाँ पे माइनर ग्रूव भी लेबल्ड है। जब दोनों स्ट्रैंड्स आपस में क्लोजेस्ट हैं, जब वो टर्न कर रहे हैं तो 360 डिग्री टर्न करते हैं, स्पाइरली ट्विस्ट करते हैं, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जब वो दो स्ट्रैंड्स, दो बैकबोन्स आपस में क्लोजेस्ट होंगी, उसे बोलेंगे माइनर ग्रूव। जब वो फार्देस्ट हैं दोनों स्ट्रैंड्स आपस में, उस पॉइंट को बोलेंगे मेजर ग्रूव। ठीक है, तो मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, दो तरह की ग्रूव्स फॉर्म हो जाती हैं डीएनए में व्हेन द टू स्ट्रैंड्स स्पाइरली ट्विस्ट अराउंड ईच अदर, राइट? जिस पॉइंट पे दो स्ट्रैंड्स आपस में फार्देस्ट डिस्टेंस पे हैं उसे बोलेंगे मेजर ग्रूव, जिस पॉइंट पे वो क्लोजेस्ट हैं दो स्ट्रैंड्स उसे बोलेंगे माइनर ग्रूव, राइट? अच्छा जी, ये देखो विड्थ भी आपको यहाँ पे शो कर रखी है 2 नैनोमीटर, या फिर क्या बोल सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉम। यानी कि लेंथ ऑफ वन टर्न क्या होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। पिच ऑफ द डीएनए क्या बोल सकते हैं? 34 एंगस्ट्रॉम। विड्थ ऑफ द डीएनए 20 एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में लिखोगे तो पिच को लिखोगे 3.4 नैनोमीटर, विड्थ को लिखोगे 2 नैनोमीटर। और नंबर ऑफ बेस पेयर एक टर्न में कितने होंगे? 10। और राइज पर बेस पेयर क्या होगा? 3.4 नैनोमीटर अपॉन 10, यानी कि 0.34 नैनोमीटर। ये मेजरमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बात बता दी। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। अब देखो 5 प्राइम 3 प्राइम क्या है, ये क्या है? एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, जो ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ये दो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। यानी कि एक रन करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, दूसरा स्ट्रैंड रन करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। देखो जहां पे 5 प्राइम एंड है एक स्ट्रैंड का, उसी के सामने ऑपोजिट स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड है। और ये देखो एक रन कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, एक रन कर रहा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। इस 5 प्राइम और 3 प्राइम का क्या मतलब है, दो आपसे कोई डिटेल में पूछने नहीं वाला, लेकिन फिर भी आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग। ये देखो, ये का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना आप, ये नीचे वाला जो मैंने दिखाया है ना, ये वाला ड्रॉ कर देना है, जो ये स्पाइरली ट्विस्टेड वाला है ना, ये बीच वाला जो डायग्राम है ये ड्रॉ कर देना आप। मैंने आपके नोट में यही वाला ड्रॉ करना है, लेकिन 5 प्राइम 3 प्राइम को कट दिस डायग्राम। ये देखो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले ये देखो, ये जो आपको ये लेफ्ट आ रहा है, मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। अब ठीक है? मैम कट के आ रही है चेक आपकी कर आवाज। लेती हूँ। यस मैम ठीक है। नहीं मैम आवाज कट कट के आ रही है। ओके ओके, मैं चेंज करती हूँ पोजीशन। तो इससे पहले भी ऐसे ही आ रही थी या अभी ऐसी आनी शुरू हुई है? अभी आनी शुरू अभी हुई। ऐसे अभी आनी शुरू हुई है मैम। ओके ओके ओके, जब आए ना उसी टाइम आपको पता नहीं लगेगा कि मैं कब से रिपीट करूँ, राइट? वैसे मैम लंच ब्रेक भी हो ही गया। ब्रेक हो गया है, चलो फिर बाकी कल करते हैं, ठीक है? इतना पॉइंट रिवाइज करना, मैं आपको मैम नोट